नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। प्रधानमंत्री ने गुजरात के कलोल में देश के पहले तरल नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। विश्व व्यापार संगठन की बैठक में भारत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन सीमा शुल्क स्थगन को जारी रखने का विरोध करेगा। और अर्थ जगत में राजकोषीय घाटा सुधरकर 6.7% हुआ और जीडीए तथा जीवीए के बीच बड़ा अंतर सामने आया। सरकार ने पहली बार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम दरों में संशोधन किया। केंद्र सरकार ने अब तक का संपूर्ण वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति बकाया चुका दिया है। और भारत पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक संपन्न हुई। और आइए अब इस अंक की खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात के कलोल में देश के पहले तरल नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है। तरल नैनो यूरिया पेटेंटकृत रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है। इसका विकास इफ्को के कलोल स्थित नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ने किया है। ये उर्वरक नैनो नाइट्रोजन कणों से बना है जो कि 20 से 50 नैनोमीटर के होते हैं। ये विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र है। आपको बता दें कि 1 नैनोमीटर 1 मीटर के अरबवें हिस्से के बराबर होता है। ये यूरिया सीधे पौधों की पत्तियों पर छिड़का जाता है। इसे पत्तियों के एपिडर्मिस यानी कि बाह्य परत पर पाए जाने वाले रंध्र छिद्र स्टोमेटा अवशोषित कर लेते हैं। ये नैनो यूरिया इसलिए लाभकारी है क्योंकि पारंपरिक यूरिया की 25% दक्षता की तुलना में नैनो यूरिया की दक्षता 85 से 90% तक है। इससे यूरिया की कम खपत होगी, साथ ही कृषि उपज में भी सुधार होगा। इससे यूरिया के आयात में कमी आएगी, सरकारी सब्सिडी और लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। यूरिया से होने वाले मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण में कमी होगी। इसके अलावा भूमिगत जल की गुणवत्ता में सुधार होगा और ग्लोबल वार्मिंग में कमी करने में मदद मिलेगी। नमी के संपर्क में आने पर भी घनीभूत होने की समस्या नहीं होने की वजह से इसकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होगी। कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी के अन्य संभावित उपयोग जो हो सकते हैं उनमें शाकनाशियों, कीटनाशकों और अन्य उर्वरकों के नॉन फॉर्मुलेशन का उपयोग किया जा सकता है। कृषि रसायन के अवशेषों और रोगों की पहचान करने के लिए नैनो सेंसर्स का उपयोग किया जा सकता है। उत्पादकता, पोषण मूल्य या शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए पौधों की आनुवंशिकी में सुधार में उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी का लाभ उर्वरकों के वितरण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति, कीट प्रबंधन, नैनो शाकनाशी, नैनो कवकनाशी और नैनो सेंसर्स आदि में किया जा सकता है। अगली खबर WTO से जुड़ी हुई है। WTO की बैठक में भारत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन सीमा शुल्क स्थगन को जारी रखने का विरोध करेगा। WTO के सदस्य देशों ने वर्ष 1998 के बाद से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क नहीं लगाने पर सहमति व्यक्त की थी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में वस्तु तथा सेवाओं दोनों को शामिल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क स्थगन यानी मोरेटोरियम को समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। वर्तमान में डिजिटल व्यापार में तकनीकी रूप से सक्षम और विकसित देशों का वर्चस्व रहा है, इसीलिए सीमा शुल्क स्थगन पूरी तरह से विकसित देशों के पक्ष में झुका हुआ है। भारत विकासशील देशों पर स्थगन के प्रतिकूल प्रभाव को उजागर करने के लिए कई बार संयुक्त आवेदन दे चुका है। इस कारण से विकासशील देशों को प्रशुल्क के रूप में 10 अरब डॉलर की वार्षिक राजस्व हानि होने का अनुमान है। भारत को वार्षिक लगभग 50 करोड़ डॉलर का नुकसान होता है। आपको बता दें कि पहले की भौतिक वस्तुओं जैसे कि डीवीडी की जगह ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, मुद्रित पुस्तकों की जगह ई-बुक्स आदि के डिजिटलीकरण से राजस्व की हानि हुई है। यदि 3D प्रिंटिंग तकनीक में निवेश को दोगुना कर दिया जाता है तो ये संभावित रूप से वर्ष 2047 तक सीमा पार भौतिक वैश्विक व्यापार में 40% तक की कमी कर सकता है। इससे राजस्व की और हानि हो सकती है। आयात शुल्क स्थगन की समाप्ति विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे वे डिजिटल क्षेत्र में अपनी प्रगति को देखते हुए नीतियां बना सकेंगे। इसके माध्यम से वे आयात को विनियमित कर सकेंगे और राजस्व प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि शुल्क स्थगन के समर्थकों का दावा है कि सीमा शुल्क लगाने से डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और आइए अब बात करते हैं पेपर 3 के टॉपिक अर्थ जगत से। अर्थव्यवस्था की स्थिति की बात करें तो राजकोषीय घाटा सुधरकर 6.7% हो गया है और जीडीए तथा जीवीए के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए
राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद के तिमाही अनुमानों का अनंतिम अनुमान जारी किया है। साथ ही लेखा महानियंत्रक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व व्यय के आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुख्य निष्कर्षों में कहा गया है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.7% हो गया है। ये 6.9% के संशोधित बजट अनुमान की तुलना में कम है। राजकोषीय घाटा उच्च व्यय के लिए सरकार द्वारा ली गई कुल उधारी का एक संकेतक है। वास्तविक जीडीपी यानी कि 2011-12 की स्थिर कीमतों पर जीडीपी ने 8.7% की दर से विकास किया है। वहीं मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए ने वर्ष 2021-22 में 8.1% की वृद्धि दर हासिल की है। जीडीपी अर्थव्यवस्था में व्यय को शामिल करते हुए देश की राष्ट्रीय आय की एक माप है। जीवीए अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और आय की माप है। ये अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को शामिल करती है। जीडीपी यानी कि जीवीए प्लस सरकार द्वारा अर्जित आय और उसमें से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को घटा दिया जाता है, तब जीडीपी प्राप्त होती है। रिपोर्ट द्वारा जारी किए गए अनुमान महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद रिकवरी वर्ष में वृद्धि दर्शाता है। कोविड से संबंधित प्रतिबंध जो कि ओमिक्रॉन की वजह से हुए थे और इसके अलावा यूक्रेन युद्ध ने चौथी तिमाही में वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा दिया है और इसने आपूर्ति पक्ष को भी प्रभावित किया है। सरकार ने पहली बार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम दरों में संशोधन किया। ये संशोधन 1 जून से आरंभ होगा। इस कदम का उद्देश्य योजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना है। साथ ही निजी बीमा कंपनियों को भी इस योजना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके जरिए पात्र लक्षित आबादी के बीच योजनाओं की उद्देश्य पूर्ति में वृद्धि हो सकेगी। 31 मार्च 2022 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत नामांकित सक्रिय अभिदाताओं की संख्या 6.4 करोड़ है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 22 करोड़ लोग नामांकित हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रीमियम दर को संशोधित करके 330 रूपए से 436 रूपए कर दिया गया है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम दर को संशोधित करके 12 रूपए से 20 रूपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 1 वर्ष की जीवन बीमा योजना है। इसके तहत 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। इसका प्रतिवर्ष नवीकरण कराना पड़ता है। इसमें किसी भी कारण से मृत्यु की दशा में बीमा कवरेज प्राप्त होता है। पात्रता की बात करें तो अनिवासी भारतीयों सहित 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिक तथा 55 वर्ष की आयु तक जीवन बीमा कवर इसमें शामिल किया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो ये योजना आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण स्थायी दिव्यांगता की दशा में 2 लाख रुपए और आंशिक स्थायी दिव्यांगता की दशा में 1 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करती है। इस योजना का लाभ अनिवासी भारतीयों सहित 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के नागरिक उठा सकते हैं। लाभार्थी के पास बैंक या डाकघर में खाता होना जरूरी है। इसमें प्रीमियम के ऑटो डेबिट को सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देना जरूरी है। और अगली खबर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है। केंद्र सरकार ने अब तक का संपूर्ण वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति बकाया चुका दिया है। ये निर्णय राज्यों को उनके संसाधनों के प्रबंधन में सहायता करने के लिए लिया गया है। इसके अलावा बकाया प्राप्त होने से राज्य सरकारें वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यक्रमों विशेष रूप से पूंजीगत व्यय का सफलतापूर्वक संचालन कर सकेंगी। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ये एक गंतव्य आधारित कर है जो देश में वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर लागू होता है। क्योंकि जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, इसलिए विनिर्माण गतिविधियों वाले राज्यों के लिए राजस्व की हानि होती है और इसीलिए राज्यों को जीएसटी के क्रियान्वयन की वजह से होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान के विरुद्ध 5 वर्ष की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया गया था। इसके लिए माल और सेवा कर राज्यों को प्रतिकर अधिनियम 2017 में प्रावधान किए गए हैं। इसका भुगतान द्विमासिक आधार पर किया जाता है। चुनिंदा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर जीएसटी प्रतिकर उपकर एकत्र किया जाता है। इनमें विलासिता, डीमेरिट और सिन वस्तुएं शामिल हैं, जैसे पान मसाला और तंबाकू के विभिन्न उत्पाद आदि। एकत्रित उपकर की राशि प्रतिपूर्ति कोष में जमा की जा रही है। राज्यों को मुआवजे का भुगतान 1 जुलाई 2017 से प्रतिपूर्ति कोष से किया जा रहा है। हाल ही में कई राज्यों ने जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर व्यवस्था को और 5 वर्षों के लिए बढ़ाए जाने की मांग की है। उन्होंने महामारी के कारण जीएसटी संग्रह कम होने और खर्चों में वृद्धि का हवाला देते हुए ये मांग की है।
भारत पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक संपन्न हुई। स्थायी सिंधु आयोग भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद का तंत्र है। इसका गठन सिंधु जल संधि के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सरकारों द्वारा इस संधि के कार्यान्वयन से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा करना और उनको हल करना है। वर्ष में कम से कम एक बार इसकी बैठक जरूरी है। सिंधु जल संधि पर वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए थे। विश्व बैंक इस संधि में तीसरे पक्ष के गारंटीकर्ता के तौर पर शामिल था। ये सिंधु नदी प्रणाली से जल के उपयोग से संबंधित दोनों देशों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करती है। इस नदी प्रणाली में 6 मुख्य नदियां हैं, जिनकी कई सहायक नदियां हैं। इस संधि के तहत 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज के जल के उपयोग का विशेष अधिकार भारत को दिया गया है और पश्चिमी नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम के उपयोग का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया है। पश्चिमी नदियों के मामले में भारत को कृषि, नौवहन तथा घरेलू उपयोग जैसे कुछ अधिकार दिए गए हैं। भारत को रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं के माध्यम से जल विद्युत उत्पादन करने का भी अधिकार दिया गया है। हालांकि सिंधु जल संधि में एक तरफा निकासी का प्रावधान नहीं है। ये संधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि दोनों देश एक अन्य पारस्परिक रूप से सहमत संधि की पुष्टि नहीं करते हैं। भारत द्वारा झेलम की सहायक किशनगंगा और चिनाब की सहायक रतले जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर दोनों देशों के बीच असहमति है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। यूरोपीय संघ रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। यूरोपीय संघ के नेताओं ने कहा है कि वे वर्ष 2022 के अंत तक अधिकांश रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा देंगे। इस निर्णय का उद्देश्य रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण रूस को दंडित करना है। रूस वर्तमान में यूरोपीय संघ द्वारा कुल आयातित तेल के 27% और गैस के 40% की आपूर्ति करता है। ये प्रतिबंध संपूर्ण यूरोपीय संघ में समुद्र से होने वाले लगभग 2/3 तेल आयात को प्रभावित करेगा। इसमें पाइपलाइन द्वारा आयातित तेल शामिल नहीं है। पोलैंड और जर्मनी ने भी पाइपलाइन द्वारा आयातित तेल को समाप्त करने का संकल्प लिया है। इसका मतलब है कि कुल 90% रूसी तेल अवरुद्ध हो जाएगा। रूस पर यह प्रतिबंध यूरोपीय संघ द्वारा उस पर लागू प्रतिबंध के 6ठे पैकेज का हिस्सा है जब से उसने यूक्रेन पर आक्रमण किया था। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार समझौता। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इजराइल का एक अरब देश के साथ इस तरह का पहला समझौता है। ये अमेरिकी मध्यस्थता में संपन्न अब्राहम समझौते पर आधारित है। ये समझौता इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात तथा बहरीन के बीच वर्ष 2020 में हस्ताक्षरित हुआ था। बाद में मोरक्को भी इसमें शामिल हो गया था। समझौते के तहत इन देशों के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्य करने का आह्वान किया गया है। साथ ही दशकों पुरानी उस अरब नीति को भी त्याग दिया जिसमें इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने से पहले एक फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण पर बल दिया जा रहा था। समझौते के कारण इन देशों के बीच व्यापार के 96% उत्पादों पर शीघ्र या फिर धीरे धीरे सीमा शुल्क छूट प्रदान की जाने की उम्मीद है। वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2022 WSIS 2022 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU कर रहा है। ITU सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये जन केंद्रित, समावेशी और विकासोन्मुख सूचित समाज के निर्माण के लिए सूचना संचार तकनीक से जुड़ा विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक सम्मेलन है। इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में ट्यूनिस एजेंडा के तहत WSIS क्लस्टर के रूप में हुई थी। वर्ष 2015 के बाद से यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और निवेश सम्मेलन इसका सह आयोजन वार्षिक रूप से कर रहे हैं। इसका आयोजन सभी WSIS एक्शन लाइन फैसिलिटेटर्स, को फैसिलिटेटर्स के निकट सहयोग से किया जाता है। भारत का वस्त्र निर्यात अब तक का सर्वाधिक वस्त्र निर्यात है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 44.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। कुल निर्यात में सूती वस्त्रों के निर्यात का 39% हिस्सा था। शीर्ष निर्यात गंतव्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात। वस्त्र क्षेत्र के लिए आरंभ की गई कुछ प्रमुख पहलें हैं: एकीकृत वस्त्र पार्क योजना, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क यानी PM मित्र योजना आदि।
48 विदेशी विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ट्विनिंग पहल में रुचि प्रकट की। विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रकट की गई ये रुचि भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देगी। वर्ष 2020 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए अपने विदेशी समकक्षों के साथ संयुक्त ट्विनिंग या दोहरी डिग्री प्रदान करने के लिए अपने विनियमों को अधिसूचित किया था। विनियमों के मुताबिक छात्र अलग अलग और एक साथ भारतीय तथा विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली दोहरी डिग्री अर्जित करने में सक्षम होंगे। नैनो मिश्र धातुएं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग उन धातुओं के युग्मों के मिलान का अनुमान लगाने के लिए किया है जो द्विधातु आधारित नैनो मिश्र धातु बना सकते हैं। नैनो मिश्र धातु को कोर शेल नैनो क्लस्टर मिश्र धातु भी कहा जाता है। इसमें एक धातु कोर बनाती है और दूसरी उसके खोल के निर्माण में प्रयुक्त होती है। इसका गठन दो परमाणुओं की संयोजी ऊर्जा अंतर, परमाणु त्रिज्या अंतर, सतह ऊर्जा अंतर और विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करता है। नैनो मिश्र धातु में अन्य संयोजन भी हो सकते हैं, जैसे कि समरूप धातुओं की मिश्र धातु और क्लस्टर इन क्लस्टर संयोजन। इसके संभावित उपयोग ये हो सकते हैं कि ये जैव चिकित्सा, जैव ईंधन और फ्यूल सेल्स में उत्प्रेरक के रूप में तथा मोबाइल डिवाइस और बैटरी आदि में उपयोग की जा सकती है। भारत व्यापार और जैव विविधता पहल IBBI राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC IBBI का एक सदस्य है। इस आधार पर उसने जैव विविधता के संरक्षण, पुनर्स्थापन और विकास के लिए अपनी नवीनीकृत जैव विविधता नीति जारी की है। IBBI को भारतीय उद्योग परिसंघ और GIZ जैव विविधता कार्यक्रम ने वर्ष 2014 में शुरू किया था। ये एक व्यवसाय आधारित पहल है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। ये पहल भारतीय व्यवसाय संगठनों को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में जैव विविधता संरक्षण और परिचालन की संधारणीयता में संवेदीकरण, मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करती है। ये व्यवसायों के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करती है। साथ ही व्यवसायों द्वारा जैव विविधता के संधारणीय प्रबंधन को मुख्य धारा में लाने के लिए साझाकरण और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। अस्त्र मैक 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। रक्षा मंत्रालय ने अस्त्र मैक 1 मिसाइलों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने मिसाइलों और संबंधित प्रणालियों के उत्पादन के लिए BDL को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की है। BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें 20 नॉटिकल मील या फिर 37 किलोमीटर की सीमा से आगे तक मार करने में सक्षम हैं। एक हवाई लक्ष्य को नष्ट करने के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को एक हवाई प्रणाली से दागा जाता है। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI और तेजस तथा नौसेना के MiG-29K जैसे लड़ाकू विमानों पर तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। गैबोन की राजधानी लिब्रेविल है। हाल ही में भारतीय उपराष्ट्रपति ने गैबोन का दौरा किया। गैबोन की सीमाएं कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी और कोंगो गणराज्य से लगती हैं। गैबोन भूभाग की दृष्टि से एक संकरा तटीय मैदान है। इसमें एक पहाड़ी आंतरिक भाग, सवाना और पर्वत भी शामिल हैं। गैबोन की मुख्य नदी है ओगोए और गैबोन का उच्चतम बिंदु है माउंट मिलोंडो। अगला महत्वपूर्ण स्थल है रवांडा। रवांडा की राजधानी किगाली है। ब्रिटेन ने इस महीने बिना अनुमति के ब्रिटेन में प्रवेश करने वाले रवांडा के शरणार्थियों के रवांडा निर्वासन के लिए पहली उड़ान भेजने का निर्णय लिया है। रवांडा को 1000 पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ये अफ्रीकी ग्रेट लेक क्षेत्र में एक भू आबद्ध मध्य या पूर्वी अफ्रीकी देश है। हुतू और तुत्सी रवांडा के दो मुख्य निर्जातीय समूह हैं। इनके बीच निर्जातीय तनाव का इतिहास रहा है। ये तनाव वर्ष 1994 में लगभग 8 लाख लोगों के नरसंहार के साथ अपने चरम स्तर पर पहुंच गया था। रवांडा की सीमाएं युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी और लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो से लगी हुई हैं। रवांडा का सबसे बड़ा जल निकाय है किवू झील और सबसे ऊंची चोटी है माउंट करिसिम्बी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।